Hello students, Rahul Jalan this side. Today in this lecture we have to start the second chapter of class 11 syllabus, that is structure of atom. बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करने के पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस चैप्टर से संबंधित असाइनमेंट्स और बुक की। तो बच्चों, आप लोग अपने दिमाग में इस बात को तो पहले फिट कर लो कि क्लास नोट्स और साथ में जो आप लोगों को असाइनमेंट मिलने जा रहा है वो असाइनमेंट मोर देन इनफ है किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन, चाहे वो IIT से ही हो या फिर आप लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो। बोर्ड की बात मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहा हूं कि क्योंकि क्लास 11 के आधार पर कोई बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट ही नहीं होता है। हम लोग जो क्लास 12 में बोर्ड का एग्जाम देंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लास 11 के सिलेबस के जितने भी कंटेंट हैं ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए है। तो वाजिब सा बात है कि इस कंटेंट को हम लोग हायर क्या मैक्सिमम लेवल तक पढ़ेंगे। तो हम लोग कोचिंग के द्वारा जो आप लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं वो स्टेप वाइज असाइनमेंट्स होते हैं, जहां पर बच्चे क्रिएट कर सकते हैं अपने लेवल को और अपने मेंटल एबिलिटी को, और साथ ही साथ वो खुद से ही किसी भी बुक के क्वेश्चंस को, किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को उस पर्टिकुलर टॉपिक के सॉल्व कर सकते हैं। और ये ज्यादा बेहतर है बजाय कि अगर कोई बच्चा टीचर से पूछ पूछ के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा है, और दूसरा तरीका ये हो कि स्टूडेंट खुद से ही सारे क्वेश्चंस को कर ले रहा है। तो कौन सा तरीका बच्चों बेहतर होगा? सेकेंड वाला। और ऐसा हम लोग तभी कर सकते हैं जब सारे लेक्चर्स को थ्रू आउट हम लोग देखें और ड्यूरिंग वॉचिंग द लेक्चर तुमको एक अच्छा क्लास नोट्स भी तैयार करते चले जाना है, और वही नोट्स बच्चों आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होने जा रहा है। बच्चों, असाइनमेंट में आप लोगों को कैसे प्रोवाइड कर पाऊंगा ऑनलाइन, इसकी जानकारी मैं अगले कुछ लेक्चर्स में आप लोगों को दूंगा। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट के लिए बुक रखना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बुक का कलेक्शन तो उचित नहीं होगा। तो कम से कम अगर हम लोग बेसिक्स बुक की बात करें तो NCERT तो सबों के पास होनी ही चाहिए, और साथ में या तो आप ABC केमिस्ट्री या फिर सिंगेज वाली बुक रख सकते हो। दोनों एक जैसा ही है, इस वजह से दोनों में से आप लोग कोई एक बुक प्रीफर करो। और अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए आप लोगों के पास RC मुखर्जी वाली बुक और N अवस्थी वाली बुक भी होनी चाहिए कि मैं जो आप लोगों को होमवर्क दूं तो वो होमवर्क आप लोग इन बुक से कर सको। बच्चों, संडे के संडे जो ऑनलाइन टेस्ट का प्रोविजन है वो 1-2 संडे के बाद शुरू होगा, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ सिलेबस पढ़ाया ही नहीं है तो टेस्ट कहां से हो सकता है। तो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा और हम लोग 1-2 वीक पढ़ चुके रहेंगे, उसके बाद रेगुलरली संडे के संडे टेस्ट होगा, मीडियम लेवल और एज वेल एज हायर लेवल। तो बच्चों, मेरे साथ आप लोग भी अच्छा काम करो, अच्छा मेहनत करो और अपने आप को इम्प्रोवाइज करो। बच्चों, अब हम लोग चैप्टर पर आ जाते हैं। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसके बारे में आप लोग क्लास 9th में भी हल्का फुल्का देखे हो, और आप लोग कहां तक देखे हो तो बोर्स एटॉमिक मॉडल तक देखे हो। बस उन्हीं चीजों का ये एक्सपेंडेटरी मोड यहाँ पर हम लोग क्लास 11th में देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन बच्चों मैं एक स्टोरी के रूप में यहाँ पर देने जा रहा हूँ। आप लोग इस स्टोरी को ध्यान से प्यार से सुनो। बस एटम के बारे में बातें तो बहुत ही साल पहले से हो रही थी, लेकिन 1808 में जॉन डाल्टन के द्वारा सबसे पहले कमांडेड रूप में एटम के बारे में बताया गया। जॉन डाल्टन ने क्या बोला कि किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसे हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? एटम। और ये एटम जो होगा स्ट्रक्चरलेस होगा। स्ट्रक्चरलेस कहने का क्या मतलब होता है? दिस इज इनविजिबल, इनडिविजिबल। और ये डाल्टन का मेन कंटेंट था एटम को लेकर। इसके अलावे भी डाल्टन ने कई सारी बातें डिस्कस करी थी, जैसे कि अलग अलग एलिमेंट का एटम हर एक मामले में एक दूसरे से अलग होगा, लेकिन सेम एलिमेंट का एटम हर एक मामले में एक दूसरे से सेम होगा। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी एलिमेंट दैट विल टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसी तरह का और भी बहुत तरह का बात डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में बोला था। उस थ्योरी से हम लोग सबसे मेन ड्रॉबैक को चूज करते हैं, और वो मेन ड्रॉबैक ये था कि डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है वो स्ट्रक्चरलेस पार्ट होता है किसी भी मैटर का, और इसे ना तो हम लोग तोड़ सकते
सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। बट आज के डेट में बच्चों हम लोग जानते हैं कि एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और इवन आज के डेट में मॉडर्न फिजिक्स में तो आप लोग जानोगे कि इसके अलावे भी कई तरह का फंडामेंटल पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि मेसॉन, पाई मेसॉन, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग अपने सोच को लिमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक ही, क्योंकि हम लोगों को इस चैप्टर में यहीं तक जानना है। तो बच्चों इन सारे सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी तो 19th सेंचुरी के शुरुआत में या फिर 18th सेंचुरी के लास्ट में हुआ। तो 100 साल का एक बहुत बड़ा गैप था जो डाल्टन ने बोला और जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। ऐसा क्यों? तो इस सवाल का जवाब दो तरीकों से दिया जा सकता है। एक तो ये कि उस वक्त यानी कि 18वीं शताब्दी के शुरुआत में डाल्टन को बहुत ही रेस्पेक्टेड और बहुत ही वैल्यूएबल साइंटिस्ट माना जाता था और उसकी बात को कोई काट नहीं सकता था। और ये सारी बातें रिसर्च पर डिपेंडेंट होती है, रिसर्च साइंटिस्ट करता है। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी साइंटिस्ट उस क्षेत्र में रिसर्च करेगा जहां पर रिजल्ट आने की चांसेस ज्यादा से ज्यादा होगा। आप ही लोग अगर साइंटिस्ट बनोगे तो आप लोग अपने कैरियर को इम्प्रोवाइजेशन देने के लिए क्या करोगे? उस क्षेत्र में काम करने की कोशिश करोगे, उस क्षेत्र में रिसर्च करने की कोशिश करोगे जहां पर आप लोगों को रिजल्ट आने की चांसेस ज्यादा हो। उस क्षेत्र में आप लोग नहीं जाओगे, उस क्षेत्र में जाकर अपने कैरियर को चौपट नहीं करोगे जहां पर रिजल्ट आए ही नहीं। तो उस वक्त के साइंटिस्ट लोग ने सोचा और ये समझ लिया कि कोई भी मैटर का रियली सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो एटम होता है। तो कोई भी साइंटिस्ट उस क्षेत्र में काम ही नहीं किया, यानी कि एटम को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करा कोई भी साइंटिस्ट। इवन 100 साल का अंतराल हो गया। और भी दूसरे तरह से हम लोग समझा सकते हैं 100 साल के अंतराल को, वो ये कि डाल्टन यूरोप से बिलोंग करता था और पूरे दुनिया में यूरोप का शासन था। तो ऑब्वियस सी बात है, पावर के अकॉर्डिंग भी डाल्टन का कोई विरोध नहीं कर सकता था, तो उसके अगेंस्ट जाकर कोई काम भी नहीं किया। लेकिन बाय चांस 1897 में यानी कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत के कुछ पहले जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, जो कि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से संबंधित एक्सपेरिमेंट तो था नहीं, वो तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। डिस्चार्ज ट्यूब कुछ वही चीज है जो आप लोग शादी ब्याह में जाते हो और वेपर लाइट में आप लोग देखते हैं। वेपर लाइट के अंदर गौर करोगे एक छोटा सा ट्यूब रहता है, दरअसल उसी ट्यूब को बच्चों हम लोग नाम दे देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो उसी डिस्चार्ज ट्यूब से संबंधित एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जे थॉमसन, और उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान बाय चांस जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो जाता है। अब बच्चों आप लोग समझना कि एटम जो था दैट वन इज न्यूट्रल, और उसके अंदर से एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है। तो उस वक्त जितने भी साइंटिस्ट होंगे उनके दिमाग में क्या बात आया होगा कि एटम जो कि न्यूट्रल था उसके अंदर से सम निगेटिवली चार्ज पार्ट निकल गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस एटम के अंदर सम पॉजिटिवली चार्ज पार्ट मस्ट बी प्रेजेंट, यानी कि ये 100% श्योर है कि एटम के अंदर से निगेटिवली चार्ज पार्ट निकला है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट अंदर जरूर से रहा होगा। इस वजह से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट यानी कि सारे साइंटिस्ट इसी रिसर्च में भिड़ गए कि इस एटम के अंदर वो कौन सा पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है जिसके वजह से एटम एज ए होल न्यूट्रल हो जाता है। और तुरंत से जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, तुरंत से 2, 4, 5, 6 महीनों में प्रोटॉन का भी डिस्कवरी हो गया बच्चों गोल्डस्टीन के द्वारा। अब सारे साइंटिस्ट सैचुरेट हो गए, उन्होंने देखा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि निगेटिवली चार्ज पार्ट, उतने ही प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर एटम को एज ए होल न्यूट्रल बना देते हैं। इस सोच की वजह से लोगों ने सोचा ही नहीं कि एटम के अंदर और भी कुछ होगा। इस वजह से न्यूट्रॉन के डिस्कवरी में लगभग 40 साल का अंतराल हो गया और 1936 में जाकर लगभग न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक के द्वारा हुआ। वो किस सोच की वजह से हुआ कि अगर एटम के अंदर बच्चों सोच कर देखो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता, सिर्फ प्रोटॉन होता, तो एटम का वजन जो है वो टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के वजन के बराबर होता। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट के एटम के केस में एटम का मास इलेक्ट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास से कहीं ज्यादा होता है, इवन डबल होता है, और डबल से भी कहीं कहीं ज्यादा होता है। ऐसा क्यों?
तो यहाँ पर एक नया सोच डेवलप हुआ और वो सोच ये था कि चूंकि यहाँ पर मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास से ज्यादा है एटम का, तो जरूर से एटम के अंदर कुछ और भी फंडामेंटल पार्टिकल होगा, जिस वजह से कई सारा एक्सपेरिमेंट हुआ और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान सम न्यूट्रल पार्टिकल दैट इज न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। अब बच्चों जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, तो सबसे पहला सवाल जो लोगों के दिमाग में था वो ये था कि हाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम, कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर व्यवस्थित कैसे होता है। तो एटम तो इतना बड़ा है नहीं और हमारे पास ऐसा कोई माइक्रोस्कोप तो है नहीं कि हम लोग देखकर जान सकें कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, प्रोटॉन कैसे मौजूद है, न्यूट्रॉन कैसे मौजूद है। इस वजह से साइंटिस्ट लोग क्या करें कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एटम पर करे जा रहे हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस आया, उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर अलग अलग साइंटिस्ट अपना अपना कंक्लूजन दिया। यानी कि इस कंक्लूजन के आधार पर अलग अलग साइंटिस्ट अपने द्वारा सजेस्ट किया कि एटम का ये मॉडल होना चाहिए, यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरह से मौजूद होना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में ही हमारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा आए हुए ऑब्जर्वेशंस को ये सेटिस्फाई करेगा। समय के साथ कई सारे साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया एटॉमिक मॉडल फेल भी होते चला गया, क्योंकि उसमें बहुत सारा ड्रॉबैक हम लोगों को मिलता चला गया। तो इस आधार पर हम लोगों ने कुछ कुछ मुख्य एटॉमिक मॉडल को अपने सिलेबस में, यानी कि अपने स्टडी स्कोप में रखना उचित समझा। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। वो कुछ बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस तरह से एटम के अंदर मौजूद होता है। उसमें कुछ गड़बड़ी पाया गया तो फिर हम लोगों ने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ा। वहां पर बहुत सारी गड़बड़ियां मिली तो फिर हम लोगों ने पढ़ा बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि आप लोगों ने क्लास 9 तक पढ़ ही लिया है, लेकिन वहां पर छोटा और मोटा रूप में आप लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर हम लोग महीन और बारीक रूप में पढ़ेंगे इन चीजों को। और सबसे लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, जिसे हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। और इन्हीं चीजों के साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे और एडिशन में कई और सारे टर्म्स जैसे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कई सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो बच्चों मोटा मोटी तो आप लोग समझ गए होंगे कि चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस की बात हम लोग कर लेते हैं। बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो होता है ये सेम है या थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को मिलेगा मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस जो आप लोग पढ़ोगे क्लास 12 में। यानी कि अगर आप लोग यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एडवांस लेवल में पढ़ लेते हो, जो कि मैं यहां पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो यही सेम टू सेम आप लोगों का काम करेगा मॉडर्न फिजिक्स में क्लास 12 के सिलेबस में। ये बातें अभी आप लोगों को मामूली लग रही होंगी, लेकिन क्लास 12 के किसी बच्चे से आप लोग मिलो और वहां पर अगर 30% सिलेबस या 25% सिलेबस ऑफ क्लास 12 फिजिक्स ये चैप्टर कवर करे और उन बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से आता रहे, तो बताओ तुम लोगों को कितना फायदा होने जा रहा है। तो बच्चों इसलिए इस चैप्टर को आप लोग सिंसियरली पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन के द्वारा हुआ था इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब को समझते हैं। दिस इज ए हार्ड ग्लास ट्यूब। ये हार्ड ग्लास का ट्यूब और ये इतना बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल ये उंगली के साइज का, मान के चलो ये मार्कर के साइज का छोटा सा ट्यूब होता है। ये हार्ड ग्लास ट्यूब क्यों? क्योंकि ये हाई प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, यानी कि ये ग्लास इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हाई प्रेशर पर ये टूट ना जाए। और इस हार्ड ग्लास ट्यूब के अंदर हम लोग दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स ले लिए। एक मेटालिक इलेक्ट्रोड ये हो गया, दूसरा मेटालिक इलेक्ट्रोड ये हो गया, और इसको हम लोग एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से। यहाँ पर हम लोग की लगा सकते हैं, यहाँ पर अमीटर वगैरह लगा सकते हैं। अमीटर क्यों लगाते हैं बच्चों? इसके थ्रू करंट को मेजर करने के लिए। और ये जो है बच्चों ये वैक्यूम पंप है, इसका क्या इस्तेमाल होता है वो हम लोग देखते हैं ग्रेजुअली। ओके, इस एक्सपेरिमेंट को जानने के पहले मैं आप लोगों से एक सवाल बस पूछ लेता हूं कि इस सिंबल को तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि ये एक बैटरी को
रिप्रेजेंट करता है और ये नेगेटिव टर्मिनल है बच्चों और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। मान लेते हैं अपने को एक बल्ब जलाना है, ये बल्ब का फिलामेंट है और ये बल्ब है, और बल्ब को हम लोग इस तरह से इस बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बताओ बच्चों इस पिक्चर को देखकर कि क्या ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलता हूं कि वीडियो की शुरुआत करने के पहले आप लोग राइट टॉप की स्क्रीन पर जो ये बटन आ रहा है, इस बटन पर आप लोग क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी को मैक्सिमम पिक्सल्स में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप लोगों को पिक्चर क्वालिटी बेहतर दिखेगी। ओके स्टूडेंट, तो अभी आप बता दो कि ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट बोल रहे होंगे नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? तो उन लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये सर्किट जो है वो एक्चुअली कंप्लीट नहीं है। लेकिन बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर सर्किट को कंप्लीट कर दें तो अब ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? अब ये जलेगा, अब जो है ये बल्ब ग्लो करेगा। तो कहने का मतलब होता है कि किसी भी सर्किट से करंट तभी पास होता है जब वहां पर सर्किट क्लोज्ड हो यानी कि कंप्लीट हो। वही काम एक बार मैं और दोहरा रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखना और समझना कि बैटरी वही है। अब इस बैटरी से हम लोग दो मेटालिक प्लेट इस तरह से लगा देते हैं और ये मेटालिक प्लेट इस तरह से कुछ दूरी पर मौजूद है। अब बताओ बच्चों क्या इस सर्किट से करंट पास होगा? आप लोग जवाब दे रहे होंगे नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर भी तो सर्किट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्लेट आपस में टच में नहीं रहेगा तो करंट जाएगा कैसे? क्योंकि यहां पर बीच में एयर है और एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कहां से करंट जाएगा? अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस दोनों प्लेट के ऊपर अगर हम लोग ग्लास का कवर चढ़ा दें तो अब करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी भी नहीं जाएगा। ग्लास का कवर चढ़ा देने से क्या होगा? इसको हवा से पैक कर देंगे तो क्या करंट चल जाने लगेगा? ऐसा कभी नहीं होने जा रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखो इस पिक्चर को और इस पिक्चर को, कोई अंतर आप लोगों को नजर नहीं आएगा। ये भी तो वही है, बैटरी से हम लोग दो प्लेट को ऐसे कनेक्ट किए हैं और ऊपर से मान लो ग्लास का कवर लगा हुआ है, तो क्या करंट जाने लगेगा? नहीं जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखे हैं? यहां पर लिखे एक्सपेरिमेंट, वोल्टेज, प्रेशर, ऑब्जर्वेशन। मान लेते हैं ये पहला एक्सपेरिमेंट है और हम लोग यहां पर वोल्टेज बहुत ज्यादा कर लेते हैं। बहुत ज्यादा करने का मतलब लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास। 10,000 वोल्ट करने का मतलब होता है आप लोगों के घर में जो बिजली आती है दैट इज अबाउट 220 वोल्ट। 10,000 वोल्ट जो होता है लगभग, वो आप लोग देखते होंगे ट्रांसफार्मर पर जो वायर आता है, सुनते होंगे, वो 11,000 वोल्ट का रहता है। लगभग उसी वोल्टेज का हुआ, जो कि बहुत ज्यादा काउंट होगा या बहुत कम? बहुत ज्यादा। और ये प्रेशर है यहां पर गैस का, तो मान लेते हैं अभी गैस नॉर्मल कंडीशन में है, तो नॉर्मल कंडीशन में गैस का प्रेशर कितना होता है बच्चों? 1 atm। तो बताओ कि एक्सपेरिमेंट 1 में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे समान स्थिति पर, यानी कि गैस का प्रेशर 1 atm हो और यहां पर हम लोग 10,000 वोल्ट का प्रेशर जनरेट करे हुए हैं, तो क्या यहां करंट अपने को देखने को मिलेगा? यानी कि एमीटर के में कोई डिफ्लेक्शन नजर आएगा कि नहीं आएगा? तो आप लोगों का जवाब आ रहा होगा नहीं। यानी कि हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? नो करंट। कि हम लोगों को कोई करंट नजर आएगा बच्चों या नहीं आएगा? नहीं आएगा। कारण क्या है कि यहां पर प्लेट्स के बीच कोई कंडक्टिंग टर्म है ही नहीं जो कि करंट को यहां से लेकर यहां तक जा सके। लेकिन अगर यहां पर करंट यहां से यहां जाने लगे तो ये एक जादू जैसा ही चीज होगा कि नहीं होगा बच्चों? और ये वाला जादू करा था जे थॉमसन। कैसे करा था? तो इस ग्लास ट्यूब में एक वैक्यूम पंप कनेक्ट कर दिया। ये क्या है बच्चों? इस वैक्यूम पंप का काम क्या रहता है कि इस कंटेनर यानी कि इस ट्यूब के अंदर से गैस को सक करना। तो जैसे ये वैक्यूम पंप इसके अंदर से गैस को रिलीज करेगा, निकालेगा, तो गैस जैसे अंदर से निकलेगा तो बताओ तो अंदर का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा बच्चों की घटता चला जाएगा? घटता चला जाएगा। तो हम लोग लगातार वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करके इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से गैस को निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, तो प्रेशर वाजिब है घटता चला गया। तो हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो यहां पर लिख रहे हैं, तो इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट में यहां पर वोल्टेज जो है हम लोग 10,000 वोल्ट ही मेंटेन किए हुए हैं, यानी कि वोल्टेज कम नहीं किए, वोल्टेज 10,000 वोल्ट ही हम लोग रखें
और प्रेशर जो है वो वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करके घटा दिए और घटाकर प्रेशर हम लोग 10 टू द पावर -2 एटीएम कर दें, यानी कि प्रेशर जो है बच्चों बढ़ गया कि घट गया, घट गया, और घटकर कितना हो गया 10 टू द पावर -2 एटीएम। तो यहां पर हम लोगों को एक जादुई चीज देखने को मिलता है, और वो जादू क्या कि जैसे हम लोग प्रेशर घटाकर 10 टू द पावर -2 एटीएम पर ले जाते हैं तो यहां पर एमीटर में पूरा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। कहने का मतलब यहां पर हम लोगों को करंट ऑब्जर्व होता है कि नहीं होता है, यहां करंट ऑब्जर्व होने लगता है। ओके, और साथ ही साथ क्या ऑब्जर्व होता है, with intense colored light and the color of light depends upon nature of the gas present in discharge tube। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में जब हम लोग वोल्टेज 10,000 वोल्ट बनाए हुए हैं, ये प्लेट कौन सा है बच्चों नेगेटिव और ये प्लेट कौन सा है बच्चों पॉजिटिव, और वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करके इसके अंदर से हवा निकाल लेते हैं जिसके वजह से प्रेशर रिड्यूस होकर 10 टू द पावर -2 एटीएम हो जाता है। तो इस परिस्थिति में हम लोगों को यहां पर करंट नजर आने लगता है, और करंट के साथ साथ इसके अंदर से बहुत लाइट भी रिलीज होता है, और वो लाइट सम डेफिनेट कलर का होता है, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, कोई भी कलर का हो सकता है, लेकिन कलर ऑफ लाइट डिपेंड करता है किस बात पर कि इस ट्यूब में हम लोग कौन सा गैस लिए हुए हैं। अलग अलग गैस लेंगे तो लाइट का कलर भी अलग अलग होगा बच्चों। अब हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करके इसके अंदर से और भी गैस हम लोग सक कर लेते हैं, जिसके वजह से अंदर का प्रेशर और भी घटेगा कि नहीं बच्चों, और भी घट जाएगा। और हम लोग ये तीसरे एक्सपेरिमेंट के रूप में लिखते हैं। यहां पर तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं बच्चों, वोल्टेज हम लोग 10,000 वोल्ट ही रखें, यानी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच जो वोल्टेज है वो कितना है बच्चों 10,000 वोल्ट, और यहां पर का प्रेशर हम लोग घटाकर 10 टू द पावर -4 एटीएम कर दिए, यानी कि और भी कम कर दिए। तो इस स्थिति में अपने को करंट तो नजर आता है, करंट ऑब्जर्व, यहां पर हम लोग करंट को तो ऑब्जर्व करते हैं, बट नो एनी कलर्ड लाइट इज ऑब्जर्व, लेकिन कोई लाइट नजर नहीं आता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर हम लोग इन दोनों प्लेट्स के बीच, यानी कि कैथोड जिसे नेगेटिव प्लेट बोलते हैं, एनोड जिसे पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, इसके बीच हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किए 10,000 वोल्ट का, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन अंदर जो गैस है उसका प्रेशर 1 एटीएम रखेंगे, यानी कि समान स्थिति, तो वहां पर अपने को कोई करंट नहीं दिखता है। लेकिन प्रेशर जैसे घटा के 10 टू द पावर -2 एटीएम कर देते हैं तो यहाँ करंट भी नजर आता है और साथ ही साथ इंटेंस कलर का लाइट भी नजर आता है। और अगर हम लोग प्रेशर घटाकर और भी कम, यानी कि 10 टू द पावर -4 एटीएम के आसपास अगर ले आते हैं तो कलर वलर जो रहता है यहाँ पर गायब हो जाता है, लाइट वाइट गायब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर करंट जो है अपने को नजर आता ही है। अब सवाल होता है बच्चों ऐसा क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसका जवाब हम यहाँ पर ग्रेजुअली देने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी ध्यान से समझना। सबसे पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट करने का मतलब बहुत ज्यादा होता है, इतना तो आप लोग क्लियर है हो। अब आप लोग जानते होगी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या अंतर होता है। मेटल जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन रखता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मूव बियॉन्ड द सरफेस ऑफ मेटल। फ्री करने का मतलब होता है इट कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन मूव विद इन दिस सरफेस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के सरफेस के अंदर ही इधर उधर मूव कर सकता है। तो ये जो हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड यहां पर ले रखा है, ये कैथोड और ये एनोड, ये मेटल का इलेक्ट्रोड है। तो मेटल का इलेक्ट्रोड है तो यहाँ लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन, मेटल के अंदर ही मूव करने के लिए, इससे बाहर तो जा नहीं सकता है। लेकिन जैसे हम लोग 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा, सोच लो 10,000 वोल्ट का निगेटिव चार्ज है, तो 10,000 वोल्ट का निगेटिव चार्ज इन सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स खुद निगेटिवली चार्ज हैं या खुद पॉजिटिवली चार्ज हैं, खुद निगेटिवली चार्ज हैं। तो कैथोड के सरफेस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं निगेटिवली चार्ज, उन
निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को ये बहुत ज्यादा 10,000 वोल्ट का निगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना चाहेगा। और साथ ही साथ ये पॉजिटिव चार्ज भी तो इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, यानी कि एक ही साथ इधर से धकेल भी रहा है और एक ही साथ उधर से खींच भी रहा है। तो इस परिस्थिति में इन सारे इलेक्ट्रॉन के निकल कर यहां पर जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा की बहुत कम, बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे हम लोग 1 atm प्रेशर की बात करते हैं, यानी कि 1 atm प्रेशर की तरफ देखते हैं, जो कि बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम लोग बाद में इसे स्टेट्स ऑफ मैटर में देखेंगे। यहां पर हमको बताना सिर्फ इतना है कि 1 atm एक्चुअली बहुत बड़े प्रेशर को काउंट करा जाता है। तो 1 atm प्रेशर चूंकि बहुत ही बड़ा और हैवी प्रेशर है, तो ये 1 atm प्रेशर का जो गैस है, वो गैस का 1 atm प्रेशर इन इलेक्ट्रॉन को दबाए हुए है। तो इस दबाव के वजह से दरअसल ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां तक नहीं आ पाता है, जिस वजह से अपने को यहां पर करंट नजर आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? नहीं आएगा एक्सपेरिमेंट 1 में। अब जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 की बात करें, तो हम लोग यहां से गैस को निकाल दिए, जिस वजह से गैस का प्रेशर बच्चों बढ़ गया या घट गया? तो गैस का प्रेशर यहां पर बच्चों घट गया। तो जैसे गैस का प्रेशर घटेगा, तो अब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का चांसेस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि अभी भी 10,000 वोल्ट है, ये निगेटिव चार्ज इस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को धकेल रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि प्रेशर घट गया और ये प्रेशर इनफ नहीं है इस इलेक्ट्रॉन को दबाने के लिए, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है ये चलना शुरू करेगा। किस दिशा में चलेगा बच्चों? इस एनोड की तरफ जाना शुरू करेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस जमाने में ये एक्सपेरिमेंट करा जा रहा था, उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन विजिबल तो है नहीं किस तरह से दिख रहा है, और इवन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इस बारे में भी लोगों को नहीं पता था। तो उस वक्त इस रे को, इस पार्टिकल के रेस को क्या नाम दे दिया गया? कैथोड रे। ओके स्टूडेंट, इसे हम लोग क्या नाम दे दिए? कैथोड रेस। क्यों कैथोड रे बोल दिए? क्योंकि दीज रेज आर इमर्जेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड। क्योंकि ये सारा रे कैथोड से निकल रहा है, इस वजह से हम लोग सिंपली इस रे को क्या नाम रख दिए? कैथोड रे। और यही कैथोड रे जो होता है यहां से सर्किट को कंप्लीट करता है, जिस वजह से एमीटर में अपने को करंट नजर आता है। ओके बच्चों, अब सवाल होता है कि करंट आया तो आया, ये लाइट वाइट कहां से आ गया? तो इसका जवाब ये होता है कि जब हम लोगों ने यहां से एयर को निकालकर, गैस को निकालकर प्रेशर रिड्यूस करा था 10⁻⁻² atm, इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये वैक्यूम हो गया। वैक्यूम मतलब जीरो गैस, ऐसा तो नहीं है। 10⁻⁻² atm किए तो यहां पर क्या हुआ? गैस का मात्रा घट गया। अभी भी गैसियस पार्टिकल यहां है ना, थोड़ा बहुत तो है। क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो है उन गैसियस पार्टिकल से टकराएगा, क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मोमेंटम में रहता है, बहुत ज्यादा स्पीड रहता है, और ये सब का सब पार्टिकल है। तो ये मान लो गैस का पार्टिकल है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे टकराएगा इससे, तो कॉलिजन के बाद स्कैटरिंग होगा, और उसी स्कैटरिंग से सम कलर निकलता है, और वो कलर जो होता है हम लोगों को यहां पर नजर आता है। कलर इंटेंस क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10⁻23 के रेंज में होगा, यानी कि अनगिनत पार्टिकल्स है, तो अनगिनत कॉलिजन होगा, तो अनगिनत कॉलिजन के बाद अनगिनत स्कैटरिंग होगा, जिस वजह से लाइट का कलर जो होगा वो इंटेंस होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्कैटरिंग के लिए सम मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल होना चाहिए, और देयर मस्ट बी सम डेफिनेट सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल होना चाहिए। अब बात होता है कि अलग अलग गैस लेने पर कलर ऑफ द गैस अलग अलग क्यों हो जाता है? तो अलग अलग गैस अगर हम लोग कंटेनर में, यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर लेंगे, तो अलग अलग गैस के पार्टिकल का सरफेस एरिया सेम होगा बच्चों की अलग अलग होगा? अलग अलग। और अभी मैंने बताया कि स्कैटरिंग डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, तो चूंकि अलग अलग गैस के केस में सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल अलग अलग होगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन के बाद जो स्कैटर्ड लाइट होगा वो अलग अलग गैस में अलग अलग वेवलेंथ, यानी कि अलग अलग कलर का रिलीज होगा। जैसे हम लोग यहां पर हीलियम गैस ले लेंगे, तो
तो उस परिस्थिति में अपने को ऑरेंज कलर नजर आएगा। अगर हम लोग सोडियम वेपर अंदर ले लेंगे तो येलो कलर नजर आएगा। कहने का मतलब गैस बदलेंगे तो कलर बदल जाएगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज के डेट में जो कलर्ड लाइट होता है ना, स्टेज शो वगैरह में आप लोग मूवीज में देखते होंगे, कई तरह का स्टेज शो सेमिनार वगैरह होता है, तो वहां पर जो कलर्ड लाइट होता है उस कलर्ड लाइट के लिए हम लोग ऐसे ही डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरह का डिस्चार्ज ट्यूब रहता है, हर एक डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग गैस फील्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इस डिस्चार्ज ट्यूब से करंट पास होगा इस कंडीशन में तो ये अलग कलर का लाइट प्रोड्यूस करेगा। दूसरे डिस्चार्ज ट्यूब में चूंकि अलग गैस है तो वो अलग कलर का लाइट प्रोड्यूस करेगा, और इसी का इस्तेमाल हम लोग स्टेज शो में डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरे एक्सपेरिमेंट में। तो तीसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या करा था बच्चों, हम लोगों ने वोल्टेज उतना ही रखा था 10,000 वोल्ट, लेकिन अब यहां से गैस को हम लोग और भी निकाल लिए। तो और गैस निकाल कर प्रेशर ऑफ द गैस घट गया होगा, और घटकर कितना हो गया होगा बच्चों, 10 टू द पावर -4 एटीएम। जब गैस का प्रेशर इतना घट जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर -4 एटीएम जब हो जाएगा गैस का प्रेशर, तो उस स्थिति में स्कैटरिंग का फेनोमेनन नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रेशर कम है तो इलेक्ट्रॉन तो रिलीज होगा ही, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा और ये सर्किट कंप्लीट करके करंट तो होना ही है, तो करंट तो अपने को ऑब्जर्व होगा, लेकिन स्कैटरिंग नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी मैंने बोला था कि स्कैटरिंग के लिए सम मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल होना चाहिए। 10 टू द पावर -4 एटीएम पर गैसियस पार्टिकल का कंसंट्रेशन इतना कम हो जाता है कि इट कैन नॉट गिव द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग। ओके, दैट्स व्हाई यहां पर कोई कलर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है बच्चों, नहीं मिलता है। तो बच्चों इसी तरह से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा गया था जे थॉमसन के द्वारा, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद अपने को क्या चीज मिला, कैथोड रे। और बाद में चलकर पता चला कि ये कैथोड रे जो होता है सम फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, और उन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम लोग नाम दे दिए इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कैथोड से जो रे इमर्ज होता था उसी रेस को हम लोग क्या नाम देते थे, कैथोड रे। और हम लोगों को ये पता है कि कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब हम लोग यहाँ पर कैथोड रे के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहली बात कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। कैथोड रे किस तरह से मूव करता है बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जिस तरह से लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो कैसे आप लोग प्रूव करोगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो लाइट के रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट आप लोग डालते हो तो इस ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज जस्ट इसके पीछे बनता है, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि लाइट जो है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। हवा के साथ ऐसा नहीं होता है। एयर, जैसे आप लोग एयर को ब्लो कीजिए इस ऑब्जेक्ट के सामने, इसका शार्प इमेज यानी कि एयर का शार्प इमेज पीछे बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। एयर ऐसे 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 कैसे भी जा सकता है, लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं होता है। सेम वही बात कैथोड रे में भी होता है कि जैसे हम लोग मान लें कि ये एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये छोटा वाला प्लेट बच्चों आप लोग तो सीख ही चुके होंगे, ये नेगेटिव प्लेट है और ये कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बड़ा वाला प्लेट जो है ये पॉजिटिव प्लेट ये एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वाले डिस्चार्ज ट्यूब का कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग है, यहाँ कैथोड ऐसे है और एनोड बीच में ही लगा हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ से कैथोड रे इमर्ज होगा 10 टू द पावर -4 एटीएम और 10,000 वोल्ट पर, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस कैथोड रे का शार्प इमेज जो है जस्ट पीछे यहाँ पर जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर जाकर इस कैथोड का इस एनोड को यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट मान लें तो इस एनोड का शार्प इमेज जो है जस्ट इसी के पीछे बन जाता है। बनेगा कि नहीं बच्चों, तो ये शार्प इमेज बना। जैसे शार्प इमेज बना इस ऑब्जेक्ट का यानी कि एनोड का, तो इस बात का प्रूफ मिल गया कि एक कैथोड जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अब हम लोग दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाते हैं, और वो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कैथोड रे जो है वो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये कैथोड रे जो है वो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इस बात का क्या तात्पर्य, फिर से हम लोग एग्जांपल के रूप में लाइट और एयर लेते हैं।
हम लोगों को चेक करना है कि अमॉन्ग द टू यानी कि लाइट और एयर में कौन मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना है और कौन वेव है। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो बच्चों हम लोग इस तरह से एक पेज ले लेते हैं और इस पेज पर मान लो ये टॉर्च है, इस टॉर्च से लाइट ब्लो करते हैं। जैसे हम लोग लाइट इस पेज पर डालेंगे तो क्या ये पेज पीछे की तरफ झुक जाएगा? नहीं, ये नहीं झुकेगा। यदि हम लोग यहाँ टॉर्च जो है इसकी बैटरीज या पावर बढ़ा दें तो इस स्थिति में क्या ये झुकेगा? नहीं झुकेगा। क्या इस पेज को ट्रेन के आगे जो लाइट लगा हुआ है वहां पर डाल देंगे तो क्या ये झुका पाएगा? नहीं झुकेगा। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ है, तो वो पेज को धकेल नहीं पा रहा है। लेकिन अगर हम लोग एयर की बात करें तो एयर जैसे ब्लो करेंगे इस पेज पर, जैसे कि आप लोग देखो, तो जैसे मैंने यहां पर एयर ब्लो किया इस पेज पर तो ये पेज पीछे की तरफ झुक गया। क्यों झुक गया? क्योंकि एयर जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और वही सारा पार्टिकल जैसे इस पेज पर कोलाइड करता है तो अपने मोमेंटम की वजह से इस पेज को आगे की तरफ धकेल देता है। ना तो लाइट दिखता है, ये मत सोचना कि लाइट दिखता है, लाइट की वजह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। आपसे पूछा जाए क्या आप लोग लाइट को देख सकते हो? नहीं भैया, लाइट के वजह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। उसी तरह से एयर भी नहीं दिखता है, ना लाइट दिख रहा है ना एयर दिख रहा है। अब इन दोनों चीजों में कैसे डिस्टिंग्विश करें कि एयर और लाइट में कौन पार्टिकल से मिलकर बना है कौन नहीं बना है? तो यहां सीधा सा कॉन्सेप्ट कि एयर चूंकि इसे धकेल दे रहा है यानी कि एयर जो है पार्टिकल से मिलकर बना है। लाइट चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो इस स्पेस को कभी नहीं धकेल पाएगा, जिसका मतलब है लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ है। हम लोग कैथोड रे पर आते हैं और मान लो इस एक्सपेरिमेंट में यहां से ये कैथोड रे मूव कर रहा है, इस तरह से बहुत सारा कैथोड रे जो है मूव कर रहा है। किस साइड से किस साइड जाएगा बच्चों? कैथोड से एनोड की तरफ। मान लो इसके रास्ते में हम लोग यहां पर एक पैडल डाल दिए, इस तरह से एक चक्री होता है ना जो कि साइकिल रिक्शा वगैरह में लगाया जाता है, हवा में देखोगे आगे लगाया जाता है तो चक 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 घूमने लगता है। बस वही चीज यहां पर जैसे हम लोग कोई पैडल या चक्री जैसा चीज लगाते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि ये चक्री ऐसे ऐसे घूमने लगता है। क्यों घूम जाता है? या फिर आप लोग उसी तरह से एक पेपर इसके रास्ते में लगा दो तो देखते हैं पेपर झुक जाता है इस तरफ, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि कैथोड रे जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और साथ ही साथ इस बात को भी प्रूव करता है कि कैथोड रे इस दिशा से इस दिशा में जा रहा है। क्योंकि ये पेपर इधर झुका, कहने का मतलब कैथोड रे यहां से निकलकर यहां जा रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैथोड रे दिखता तो नहीं है ना, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि इधर से जा रहा है कि इधर से जा रहा है? तो ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कैथोड रे किधर से किधर जा रहा है। वही बात यहां पर भी आता है कि कैथोड रे का शार्प इमेज यहां बना, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि शार्प इमेज बना कि नहीं बना? तो दरअसल कैथोड रे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर अपना इमेज छोड़ देता है, हम लोग उस इमेज को देख लेते हैं। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है? आप लोग पहले के जमाने में देखे होंगे कि जब कैमरा वगैरह हम लोग लेते थे उस कैमरा में रील वगैरह होता था। रील मतलब वो निगेटिव जिसे नहीं बोलते थे ब्लैक कलर का, वो उसे ही हम लोग फ्लोरोसेंट स्क्रीन के रूप में ले सकते हैं। और भी कई तरह का फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है। तो वो कैमरा का रील अगर हम लोग यहां पर लगा दें तो देखते हैं इसका ऐसा ही इमेज, ऐसा शार्प इमेज वहां पर रील में बन जाता है, क्योंकि सीधे कैथोड रे तो हम लोग देख ही नहीं सकते। बच्चों अब हम लोग तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग कैथोड रे के रास्ते में अगर पतला सा कोई मेटल का फॉयल लगा दें, ये पतला सा मेटल का फॉयल, आप लोगों को मिठाई तो पसंद होगा ही, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे मिठाइयों में जैसे कि काजू की बर्फी वगैरह है तो उस काजू की बर्फी के ऊपर चांदी का परत बिछा हुआ रहता है। वो जो पतला सा मेटल का फॉयल है उसी फॉयल की हम लोग बात कर रहे हैं। उस मेटेलिक फॉयल को अगर हम लोग कैथोड रे के रास्ते में ला दें तो ये मेटेलिक फॉयल गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि कैथोड रे पार्टिकल मटेरियल से बना है, तो मटेरियल पार्टिकल बार बार कोलाइड होगा तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी दरअसल मेटल के ऊपर हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होके रुक जाता है। इस वजह से ये मेटेलिक फॉयल जो होता है गर्म हो जाता है और इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? हीटिंग इफेक्ट। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाते हैं। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोलता है कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ कोई कलर
कलर वलर नजर आता है कि नहीं बच्चों? नहीं, क्योंकि हम लोग ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं 10⁻⁻⁴ एटीएम पर कर रहे हैं और उस परिस्थिति में यहाँ कोई कलर वलर या लाइट वगैरह तो देखने को मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एनोड के साइड में यहाँ ग्लास पर देखोगे तो हल्का हल्का ग्रीनिश ग्लो दिखेगा, पूरे में नहीं, सिर्फ एनोड के साइड। यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारा कैथोड रे जब इधर से उधर मूव कर रहा होता है तो ये कैथोड रे का पार्टिकल एनोड के बियॉन्ड जाके यहाँ पर ग्लास सरफेस से टकराता है और वहां पर स्कैटरिंग के वजह से लाइट ग्रीनिश कलर अपने को देखने को मिलता है, लाइट ग्रीनिश कलर ऑन एनोड साइड। किस साइड देखने को मिलता है बच्चों? एनोड के साइड में हल्का हल्का ग्रीनिश कलर देखने को मिलता है। अब हम लोग अगर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो ये होता है कि कैथोड रे गैसियस एटम को आयोनाइज कर सकता है, यानी कि इट कैन आयोनाइज गैसियस पार्टिकल्स प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। के डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैसियस पार्टिकल है उस गैसियस पार्टिकल को ये आयोनाइज कर सकता है। होता क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पर हीलियम एटम है तो बहुत सारा हीलियम एटम अभी भी है, 10⁻⁻⁴ एटीएम है, बहुत कम प्रेशर है, बावजूद इसके कुछ ना कुछ हीलियम पार्टिकल तो अभी भी अंदर में होगा। तो होता क्या है कि जैसे ये कैथोड रे का पार्टिकल हीलियम पार्टिकल से टकराया तो ये हीलियम पार्टिकल से ये कैथोड रे का पार्टिकल टकराया, तो टकराने के बाद हो सकता है इसे एक आध को इलेक्ट्रॉन और निकाल दे। तो हीलियम जो पहले था उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बच्चों अब क्या बन जाएगा? He+, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन। तो जैसे कैथोड रे अपने डिस्चार्ज ट्यूब में गैसियस एटम से टकराएगा या गैसियस पार्टिकल से टकराएगा तो उस गैसियस पार्टिकल से अनदर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा या उखाड़ देगा, जिस वजह से वो गैसियस पार्टिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन। अब अगर हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़े तो वो होता है प्रोड्यूस एक्सरे। ये क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? ये एक्सरे प्रोड्यूस करता है। कब? जब हम लोग कैथोड रे को मेटालिक सरफेस पर फॉल कराते हैं। ये मान लेते हैं कि कोई मेटल का सरफेस है बच्चों, इस मेटल के सरफेस पर आप लोगों को याद रखना है कि इस मेटल के सरफेस पर जैसे इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट यानी कि कैथोड रे का बम्बार्डमेंट करेंगे तो मेटल के सरफेस से क्या रिलीज होगा बच्चों? एक्सरे रिलीज होगा। जैसे हम लोग मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो मेटल के सरफेस से एक्सरे रिलीज होना शुरू हो जाता है और ये भी खासियत है क्या चीज का? कैथोड रे का। बच्चों अब अगर हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अगला खासियत क्या होता है कैथोड रे का कि कैथोड रे के रास्ते में अगर हम लोग पतला सा मेटालिक फॉयल लाते हैं तो हीटिंग इफेक्ट तो देता ही है, ये इसे पेनेट्रेट भी कर सकता है और इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? पेनेट्रेशन इफेक्ट। ओके बच्चों, कि यानी कि कैथोड रे मेटालिक फॉयल को भेद कर आर पार जा भी सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं और अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कैथोड रे के रास्ते में अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ला दे तो कैथोड रे अपने रास्ते से डेविएट हो जाता है, यानी कि in external electric and magnetic field it deviates in such a manner that proves cathode ray is made up with some negatively charged particle। वो कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं? जैसे कि मान लो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये कैथोड है और ये एनोड है। एनोड में एक छेद है, यहाँ पर आप लोग गौर कर रहे होंगे, तो यहां से कैथोड रे सारा जा रहा है एनोड पर, तो वो कैथोड रे जो कि इस होल के सामने पड़ेगा वो कैथोड रे तो इससे पार हो जाएगा और पार होके इधर फ्लोरोसेंट स्क्रीन की तरफ बढ़ेगा ये। लेकिन अगर इसके रास्ते में हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ला देते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे कि एक्सटर्नली हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिए, तो हम लोग क्या पाते हैं कि ये कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाता है। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ा कि नहीं मुड़ा वो हम लोग कैसे देखते हैं? स्क्रीन में सेंटर के सामने अगर नहीं आया कैथोड रे तो इसका मतलब है
कि वो डेविएट हो गया है। हम लोग देखते हैं इसका इमेज इस साइड बना, यानी कि ये पॉजिटिव प्लेट की ओर गया, यानी कि ये खुद क्या होगा बच्चों, ये खुद निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होगा। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय कोई मैग्नेटिक फील्ड भी अगर हम लोग सेटअप करें, जैसे कि ये हम लोग एक चुंबक लगा देते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यहां पर भी ये कैथोड रे कुछ इस तरह से डेविएट होता है, जो कि प्रूव करता है कि कैथोड रे जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब हम लोग आते हैं सबसे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर, और वो सबसे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का यानी कि कैथोड रे के पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो, यानी कि कैथोड रे के पार्टिकल का जो भी कुछ चार्ज होगा, जो भी कुछ मास होगा, उस चार्ज और मास का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कितना होता है ये अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग देखेंगे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। और उस जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में ही हम लोगों को देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो कितना होता है, और वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। अभी बस हम लोग विशेषताओं में इतना जान लेते हैं कि कैथोड रे का कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होता है कि कैथोड रे का चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट होगा, यानी कि कैथोड रे के पार्टिकल का चार्ज बटे मास का वैल्यू फिक्स होगा। ये इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा कि यहाँ कैथोड किस मेटल का हम लोग लिए हुए हैं, इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग कौन सा गैस रखे हुए हैं, इन बातों पर ये बिल्कुल भी निर्भर करेगा या नहीं करेगा बच्चों, बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही कुछ जानेंगे। आपको बच्चों क्या करना है कि वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप लोग एक फेयर नोट बनाओ, देख देख के यहां तक के कंटेंट का, और उस फेयर नोट्स को आज के आज आप लोग याद भी कर जाओ। अगर आप लोगों को प्लस कुछ वर्क करना है तो यहां तक के कंटेंट को आप लोग एनसीईआरटी वाले बुक से या फिर किसी भी बुक से अच्छे से पढ़ जाओ, लेकिन एनसीईआरटी या कोई भी बुक का थ्योरी आप लोग तभी पढ़ोगे जब आप लोग लेक्चर को एक बार देख लिए हो, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को पढ़ना काफी आसान लगेगा। होमवर्क में अभी कोई क्वेश्चन तो होने नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने अभी बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे, यानी कि सप्ताह भर 10 दिन होगा, उसके बाद हम लोग होमवर्क पर भी काम करेंगे और ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोगों का शुरू हो जाएगा। बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप लोग मिस नहीं करोगे। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस चूंकि शुरू हो चुकी है, तो आप लोग अपने सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक शेयर करो और उन्हें बोलो कि वो भी लगातार वीडियोस को देख देख कर अपना सिलेबस कंप्लीट करें इस विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि समय बिताने से बच्चों कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस वजह से वीडियोस के साथ साथ आप लोग अपना फेयर नोट्स भी तैयार करते चले जाओ। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।